जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अंकित ज्ञानचंदानी क्लासेस। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत बढ़िया हूं और उम्मीद करता हूं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, अपने घर में रहकर अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। हमारे कॉन्सेप्ट सारे ऑलरेडी हो चुके हैं, तो उसके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो दोस्तों आइए, मेरे साथ नोट्स आपके पास हैं, अपने नोट्स निकाल लीजिए और आज हम क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इस वीडियो का टारगेट क्या है। इस वीडियो का टारगेट है, हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 42, 43, 44। तो मैं अपना टारगेट लिख देता हूं ताकि मेरा कोई क्वेश्चन मिस ना हो। 39, 42, 43, 44 ये क्वेश्चन मेरे को आपके साथ डिस्कस करने हैं। तो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, आइए जी चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 39 का। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? एज ऑफ टू फ्रेंड अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर। ठीक है जी, लिख लो क्वेश्चन नंबर 39, अनी और बीजू। मेरे को कुछ नहीं दे रखा इनकी एज कितनी है, तो मैं मान लेता हूँ इसकी एज x ईयर, इसकी एज y ईयर। कोई दिक्कत नहीं, हम हमेशा ऐसे मानते हैं प्रेजेंट एज। अनी की x मान ली, बीजू की y मान ली। कह रहा है डिफर बाय 3। क्या आपको ये बता रखा है दोस्तों कि अनी बड़ा है या बीजू बड़ा है? अपने को कुछ नहीं बोल रखा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो बस ये देख लो कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट में चल रहा है। पहले अनी का नाम ले रहा है, फिर बीजू का नाम ले रहा है। तो मैं ऐसा खाली मान रहा हूँ कि अनी बड़ा है और बीजू छोटा है और इनके डिफरेंस है 3 साल। इनका डिफरेंस है 3 साल। अब मेरे से बच्चा कहेगा क्या सर मैं ऐसा नहीं मान सकता कि बीजू बड़ा है और अनी छोटा है? मैं कह रहा हूँ बेटा मान ले, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। हमारे को क्या करना है, अगर अपने क्वेश्चन में डिटेल पूरी गिवन नहीं होती तो हम मान के चलेंगे। जिसको भी आपको बड़ा मानना है आप उसको बड़ा मान के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन में हमारी एज नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब हमने गलत माना है, और अगर आपकी जो एज है वो पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि एज हमेशा पॉजिटिव होती है, तो अगर वो एज पॉजिटिव आ रही है तो आपने सही माना है। ऐसा नहीं हो सकता कि क्वेश्चन गलत हो। क्वेश्चन में जैसी चीज़ें, मैंने सिर्फ ये माना है कि अनी बड़ा है बीजू छोटा है, तो उनका डिफरेंस आ रहा है 3 साल का। अनी में से बीजू की एज जाके 3 साल आ रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप दूसरी वाली चीज़ मान नहीं सकते। इस बात को प्लीज़ क्लियर रखना। ठीक है, पहली इक्वेशन हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब आगे पिक्चर में 2 लोग और आ रहे हैं। अनी फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। ध्यान से पढ़ना क्या कह रहा है। अनी का बापू है धर्म, जो उससे दुगना है। ठीक है जी, तो मैं क्या ये चीज़ बोल सकता हूँ कि धर्म की एज कितनी होगी? धर्म की एज होगी 2 गुना ऑफ अनी, है ना। क्योंकि धर्म 2 गुना है तो मैं धर्म में तो 2 मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मेरे को इक्वल टू लगाना है तो अनी में 2 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो जल्दी से बता दो दोस्तों धर्म की एज क्या होगी। धर्म की एज होगी 2 और अनी की एज मैंने x मानी थी, तो ये हो गई 2x ईयर्स। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ सकता हूँ। अभी इसको इतना ही, जितनी डिटेल है मैं सारी बात आपके साथ लिख रहा हूँ। आज के सारे क्वेश्चन ऐसे ही इंपॉर्टेंट चलेंगे। बीजू इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। बीजू दुगना है अपनी सिस्टर कैथी के। बीजू खुद दुगना है कैथी के, तो अगर बीजू खुद दुगना है कैथी के तो बीजू में 2 मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, 2 कैथी में मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। बीजू की एज मुझे पता है, मैंने y मानी है। y इक्वल टू 2 इंटू कैथी, तो कैथी की निकल कर आ जाएगी एज। कैथी की एज हो गई y अपॉन में 2 ईयर्स। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। 2 नीचे आ गया। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ मुझे बताना। मैंने धर्म की भी निकाल दी, बीजू की, कैथी की भी निकाल दी। अब क्या बोला है? द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स। अब ध्यान से मेरी बात को समझना। अब यहाँ पर फिर से कैथी और धर्म में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं बोल रखा, तो मैं बस मान के चल रहा हूँ धर्म बड़ा है कैथी छोटी है। आप चाहो तो आप उल्टा मान के भी वही चीज़ हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। अगर हमारी एज नेगेटिव आ रही होगी तो हमने एजम्पशन गलत ली है, हमें एजम्पशन दूसरी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप कैसे मान सकते हो? आप खुद सोचो। धर्म बापू है, बापू बड़ा होगा, कैथी तो उसकी, कैथी क्या है? कैथी तो वो है, मतलब सिस्टर है। और एक बात आप कैसे मान सकते हो, एजेस अनी और बीजू की दे रखी है, तो अगर आपने यहाँ अनी को बड़ा माना है तो अनी का रिलेशन किसके साथ था? अनी का रिलेशन था धर्म के साथ। ये देखो, अनी का रिलेशन धर्म के साथ था, तो अगर आपने यहाँ अनी को बड़ा माना है तो धर्म को भी बड़ा मानो। तो मैं बोल रहा हूँ धर्म की एज में से अगर मैं कैथी की एज माइनस करूँगा तो इनका डिफरेंस कितना दे रखा है? 30, क्योंकि उसने बता नहीं रखा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ये कॉन्ट्रोवर्सी है अपने क्वेश्चन में भी, उसने कुछ बोला ही नहीं। अब आपके पास 2 इक्वेशन आ गई। इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करके मैं देखूंगा क्या मेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। ठीक है जी, तो अगर मैं इस इक्वेशन को एक काम करता हूँ, सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व कर लेता हूँ। x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी 3 + y, और ये x की वैल्यू मैं यहाँ डाल देता हूँ। तो 2 इंटू में 3 + y, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहा हूँ, -y/2 इक्वल टू 30। 2 3 जा 6 + 2y, थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ आपको करनी आती ही है, इक्वल टू 30। 6 30 में से माइनस होगा तो यहाँ 24 आ जाएगा। यहाँ बचा मेरा 2y - y/2। तो दोस्तों एलसीएम लेके मेरे को फटाफट बता दो। 2 ये हो जाएगा 4y - y, यहाँ आ जाएगा 24, तो ये हो गया 48, और यहाँ आ गया 4y - y 3y,
तो y की वैल्यू 16 आ गई मेरी। और अगर मेरा y 16 है, मैंने बोला था x है मेरा 3 + y, आप ऊपर जाके चेक कर सकते हैं, x था 3 + y, तो x की वैल्यू हो जाएगी मेरी 3 + 16 मतलब 19। ठीक है जी, x और y मैंने निकाल दिया, मतलब अनी और बीजू की एज मैंने निकाल दी। अगर क्वेश्चन में अनी और बीजू के बाद कैथी, ये धर्म और कैथी की मांगी होगी तो हम वो भी निकाल सकते हैं, बट उसने हमसे अनी और बीजू की मांगी है। और आप चेक कर सकते हो अनी और बीजू दोनों की जो एज है वो पॉजिटिव आ रही है, मतलब हमारी अजम्पशन ठीक है। आई होप सो आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब 39 के बाद हम अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, 42 क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है जी, जो टारगेट है टारगेट तो खत्म करना ही है। 42 क्वेश्चन पढ़ लीजिए। स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो, इफ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी 1 रो लेस। ठीक है जी, अब इस बात को समझने के लिए खाली मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कह रहा हूँ नंबर ऑफ रोज़ हैं मेरे x, नंबर ऑफ रोज़ हैं x रोज़ है मेरे पास, और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 1 रो, एक रो में खड़े होने वाले स्टूडेंट हैं मेरे पास y। ध्यान से मेरी बात को समझना, रोज़ हैं मतलब जैसे असेंबली में बच्चे खड़े होते हैं ना, तो ऐसे रोज़ हैं मेरे पास कितनी, मान लो 4 हैं, और एक रो में खड़े हो रहे हैं 5 बंदे, तो 5 बंदे एक रो में खड़े हो रहे हैं, यहाँ पर भी 5 होंगे, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, तो टोटल स्टूडेंट 20 हो गए। इस 20 को क्या मैं ऐसे भी तो निकाल सकता था, 4 रो इंटू में 5 स्टूडेंट पर रो निकाल सकता था। तो नंबर ऑफ रो है मेरे पास x, और एक रो में खड़े होने वाले स्टूडेंट y हैं, तो बता दो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे मेरे। टोटल स्टूडेंट होंगे जितनी टोटल रोज़ हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो एक रो में जितने बच्चे खड़े हैं, तो ये आ गया xy। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वो कह रहा है इफ़ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन अ रो, अगर 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा होंगे रो में, मतलब y में 3 ऐड कर दो, क्योंकि जितने स्टूडेंट थे उसमें 3 ऐड कर दिया मैंने। ठीक है जी, y में 3 ऐड कर दो, देयर वुड बी 1 रो लेस। इससे क्या होगा, अगर 3 स्टूडेंट रो में ज़्यादा है तो एक रो कम हो जाएगी, एक रो कम हो गई। और अगर मैं रो और स्टूडेंट को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे टोटल स्टूडेंट निकल कर आएंगे, और टोटल स्टूडेंट को मैं ऊपर ऑलरेडी निकाल चुका हूँ जो कि xy है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं। xy, ये x अंदर जाएगा तो xy प्लस में 3x माइनस वाई माइनस 3, xy से xy कट गया, नॉर्मल इक्वेशन बन गई 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। बताओ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक इक्वेशन आपकी आ गई। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, दूसरी इक्वेशन में फिर से टोटल स्टूडेंट तो xy रहेंगे, और xy के बाद हम आगे पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 3 स्टूडेंट आर लेस इन अ रो, 3 स्टूडेंट रो में कम कर दो, जितने रो में बंदे हैं उसमें से 3 कम कर दो। अगर रो में बंदे कम हो रहे हैं तो रो बढ़ जाएगी। रो कितने से बढ़ रही है, देयर वुड बी 2 रोज मोर, 2 रो मेरी बढ़ गई। ठीक है, स्टूडेंट वही रहेंगे xy। ठीक है, अब इसके बाद xy ये हो गया मेरा xy माइनस में 3x प्लस में 2y माइनस में 6, फिर से xy से xy कट गया, 3x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 6। मैं 3x और 2y को इस तरफ ले आया, माइनस 6 को उस तरफ रखा। दोनों इक्वेशन आपके सामने हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी, x और y निकालने की जिम्मेदारी आपकी। वो काम तो आप खुद ही कर सकते हो, मुझे नहीं लगता कि उसमें मेरे को कोई भी चीज़ आपको समझानी है। तो इसके बाद आइए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 43 सबसे अच्छा क्वेश्चन पेपर में आने के पूरे चांस। क्या कह रहा है, आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा है। ट्राइंगल ABC, उसने एक रिलेशन दे रखा है, कह रहा है तीनों एंगल निकालो। तो सबसे पहली बात दोस्तों, खाली मेरे को ये बताओ, अगर ये ट्राइंगल ABC है तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C मेरा 180 डिग्री होगा। क्या रीज़न होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी, आपको पता है ना, तीनों सम को इंटीरियर को जोड़ दूंगा तो 180 डिग्री होता है। अब रिलेशन क्या दे रखा है, पहले ना मैं वो रिलेशन नोट कर रहा हूँ, इसीलिए खाली आपके आगे से कॉपी हटी है, एक बार नोट हो जाए फिर आपको दिखाता हूँ। 2 एंगल A प्लस एंगल B, ठीक है जी, नोट कर लिया मैंने। अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये चीज़ थी, ठीक है, ये रिलेशन आपको दे रखा है। अगर ये रिलेशन दे रखा है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना कि ये भी दोनों आपस में इक्वल हैं, ये भी दोनों आपस में इक्वल हैं, और ये भी आपस में इक्वल है, क्योंकि दोनों में इक्वल टू लगा है, तो हर कोई दूसरे के इक्वल है। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को सबको सेम में कन्वर्ट करना है। अब सेम में मतलब जैसे यहाँ ABC है, तो कोशिश करो सबको C में कन्वर्ट कर दो। C में कन्वर्ट करना मुझे आसान लग रहा है, बाकी करके देखते हैं। C तो C में रहेगा। एक बात बताओ, यहाँ से एक रिलेशन मेरे को ये दे रखा है, एंगल C इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल B, तो मैं बोल सकता हूँ एंगल B हो जाएगा मेरा एंगल C/3। मैं बोल सकता हूँ, देखो जी, मैंने इसको पहली इक्वेशन मान ली कि एंगल B को मैंने कन्वर्ट कर दिया C में, एंगल B को मैंने कन्वर्ट कर दिया C में, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब किसी तरीके से बस एंगल A और कन्वर्ट हो जाए मेरा C में, ये देख सकते हो ना आप, ये दिख रहा होगा आपको कि B को मैंने C में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो हमारे पास जो रिलेशन था, अब मैं उठा रहा हूँ एंगल C इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस B, ये भी तो दोनों आपस में इक्वल होंगे ना, तो उठा लो एंगल C इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। मैंने लिखा एंगल C इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल B।
ठीक है। एंगल सी 2 को अंदर भेज दो, ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी। एंगल सी ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस ट्वाइस एंगल बी की वैल्यू डाल दो। एंगल बी की वैल्यू जो मैंने अभी निकाली थी, आपको दिख रही होगी, एंगल बी की वैल्यू मैंने निकाली थी एंगल सी बाय 3। तो एंगल बी की वैल्यू यहाँ डाल रहा हूँ, एंगल सी बाय 3, कोई प्रॉब्लम नहीं, डाल दी। अब ये भी सी है, ये भी सी है, इसको यहीं ले आओ। एंगल सी माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल सी बाय 3 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए। एलसीएम लूँगा 3, ये 3 यहाँ चले जाएगा, थ्राइस ऑफ एंगल सी माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल सी, तो ऊपर एंगल सी बचेगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए। एंगल ए की वैल्यू आ गई एंगल सी, और ये 2 नीचे आ जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। अब देख लो, मैंने अपनी सारे ए को भी सी में कन्वर्ट कर लिया, बी को भी सी में कन्वर्ट कर लिया, और सी तो सी है ही। अब मैं दोबारा से वो चीज़ लिख सकता हूँ दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है एंगल सी बाय 6। आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे मैंने सी में करा, या सबको बी में कर लो या सबको ए में कर लो। बी की वैल्यू क्या थी, एंगल सी बाय 3, और एंगल सी तो सी है ही 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम क्या आएगा, 6 और 3 का एलसीएम तो 6 ही होगा, तो ये एंगल सी रहेगा। 3 2 जा तो ये ट्वाइस ऑफ एंगल सी हो जाएगा, और यहाँ 1 है तो 1 6 जा तो ये 6 ऑफ एंगल सी हो जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री। ऊपर हो गया 6 और 2 8 और 1 9, 9 ऑफ एंगल सी इक्वल टू 180 इंटू 6। एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 180 इंटू 6 बाय 9, 9 से गया 20, 20 इंटू 6 120। एंगल सी की वैल्यू 120 आ गई। अगर एंगल सी 120 है तो बताओ ए कितना होगा, ए था एंगल सी अपॉन 6, 120 अपॉन 6, तो ये आ गया मेरा 20 डिग्री। और एंगल बी क्या था मेरा, एंगल बी था एंगल सी अपॉन 3। चेक कर सकते हैं आप, एंगल ए की वैल्यू ये रही, एंगल बी की वैल्यू ये रही, तो ये आ गया मेरा 120 बाय 3, यह आ गया मेरा 40 डिग्री। और अगर आप तीनों को ऐड करेंगे, इसको इसको और इसको, तो तीनों का सम 180 डिग्री मेरा आ रहा है। आई होप सो आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। 120 और 20 140 प्लस 40 180 डिग्री। हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। चाहे तो आप अपना आंसर यहाँ पर मैच भी करके देख सकते हैं। सी 120 आ रहा है और बाकी भी हमारे मैच कर रहे हैं। तो आज की वीडियो के टारगेट के अकॉर्डिंग हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है। लास्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करते हुए चलता हूँ दोस्तों। बड़ा नॉर्मल सा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, सूखा क्वेश्चन है बिल्कुल। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइन एंड द वाई एक्सिस। उसने बोला है पहले इनके ग्राफ बना दो और एक ट्राइंगल बन रहा है इन दोनों लाइन से और वाई एक्सिस से, वो बता दो। तो देखो, जब से सबसे पहले मैंने ग्राफ प्लॉट करा, ग्राफ प्लॉट करना आपको आता है इसलिए मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। ग्राफ आप प्लॉट कर लोगे। अब इस ग्राफ में बता दो ट्राइंगल कहाँ बन रहा है विद वाई एक्सिस। अगर मैं ऊपर देखूँ तो वाई एक्सिस के साथ यहाँ देखो कोई ट्राइंगल नहीं है, ठीक है। नीचे देखूँ तो वाई एक्सिस के साथ एक तो ये ट्राइंगल बन रहा है, देखो जिसको मैंने हल्का सा शेड कर दिया, एक ये बन रहा है, लेकिन इसमें तो एक ही लाइन आ रही है, दूसरी नहीं आ रही। तो मेरे लिए कौन सा पार्ट होगा, देखो जिसको मैं लाल कर रहा हूँ ना, ये वाला पार्ट होगा मेरे लिए। आई होप सो आपको दिख रहा हो, जो मैं लाल कर रहा हूँ वो ट्राइंगल मेरे लिए बन रहा होगा। लो मैंने जूम भी मार दिया, अब आपको दिख रहा है जो मैंने लाल करा है। क्योंकि लाल में दोस्तों क्या है, ये चीज़ समझना, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, दोनों लाइन है, और साथ में देख लो वाई एक्सिस भी मेरा आ रहा है। ऊपर वाले में सिर्फ एक लाइन आ रही थी, दोनों नहीं आ रही थी मेरी, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट होगा जिसमें आपका ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, और साथ में वाई एक्सिस भी आ रही है। इसका नाम क्या है, ACE। नाम दोस्तों ध्यान से देखना, ACE मैंने लेट करा, आप कुछ भी लेट कर सकते हो। दोनों तीनों के कोऑर्डिनेट आपको पता है, A क्या है, C क्या है और E क्या है, ठीक है जी। तो बस इस क्वेश्चन में एक छोटी सी करेक्शन करना, यहाँ ट्रायंगल ABC की जगह लिखना ACE। ACE जिसमें A है मेरा 1,0, आपको दिख रहा होगा A है मेरा 1,0। फिर आपको दिख रहा होगा A के बाद यहाँ C और E आएगा मेरा पॉइंट, ठीक है। C पॉइंट है 0,-3, C पॉइंट है 0,-3 और E पॉइंट है 0,-5। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा खत्म होगा। ग्राफ बनाने के बाद बस आपको ये देखना था ट्राइंगल कौन सा आ रहा हो, तो जहाँ दोनों लाइन और वाई एक्सिस आ रहा होगा वो ट्राइंगल होगा, और उसके कोऑर्डिनेट खाली आपको लिखकर दिखाने थे। आई होप सो आपको अपने 4 क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करके रखें हमारे चैनल को, ताकि आगे इसी मैथ्स के कंटेंट पे आपको सारी की सारी वीडियोस मिलती रहें, ठीक है जी। और अगर आपको हमारे नोट्स खरीदने हैं तो प्लीज़ आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब पे कमेंट डाल करके। और अगर आपको खाली हमारी कॉन्सेप्ट बुक खरीदनी है तो हमारी कॉन्सेप्ट बुक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप अमेज़ॉन पर जाके ई बुक खरीद सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ और अपना ख्याल रखिए।